जय हिंद। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ये संविधान का 8वां कड़ी है प्रैक्टिस सेट की। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूल अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, नीति निदेशक तत्व है या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतों का संगठन है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत भाग 4 में रखा गया है। यह क्या है? यह एक नीति निदेशक तत्व है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? जेबी निषेधाधिकार यानी जेबी वीटो। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यह किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। राजीव गांधी जी की सरकार थी और उनसे शायद कुछ नहीं बनती थी इनकी। तो 1986 में राजीव गांधी सरकार ने एक विधेयक पास किया, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जो दोनों सदनों में पारित हो गया। जब यहाँ राष्ट्रपति महोदय के पास आया तो वो अपने पास असीमित समय के लिए रख लेते हैं, जिसे जेबी वीटो कहा जाता है। यह अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति है इसे प्रयोग करने का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का हिस्सा होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? कौन है ऐसा शख्स? भारत के महालेखा नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल? तो कौन है ये? भारत का अटॉर्नी जनरल जो है, एजी, जिसे क्या कहते हैं? महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है, इसका उल्लेख है, थोड़ा जगह बना लेते हैं। भारत के महान्यायवादी यानी कि एजी, इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है। 76 एक के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान अर्हता या योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करेगा। ठीक। और ये जो एजी है यानी महान्यायवादी है, ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 88 के अंतर्गत क्या कहा गया है? जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। आर्टिकल 88 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो भारत का महान्यायवादी है और जो भारत के केंद्रीय प्रत्येक मंत्री है वह क्या क्या कर सकता है? 88 के अंतर्गत कहा गया है वो पहली बात, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जो मंत्री है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। और महान्यायवादी भी संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। ये दोनों ले सकते हैं, संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। उसके बाद अगर संसद कोई समिति बनाती है और उनमें इन्हें नियुक्त करती है तो किसी भी समिति में भाग लेंगे महान्यायवादी और ये मंत्री दोनों। और संसद में इन्हें बोलने का भी अधिकार है, किसी भी बात पर बोलने का भी इन्हें अधिकार है। लेकिन अधिकार इन्हें क्या नहीं है? इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है बस। और जो संसद का सदस्य यानी कि मंत्री है वो अपने सदन में वोट भी दे सकता है। ठीक। तो पूछा क्या था हमसे कि प्रश्न क्या है? वोट देने का अधिकार नहीं है।
तो वोट देने का अधिकार, ऐसा व्यक्ति यही है भारत का अटॉर्नी जनरल इस क्वेश्चन के तहत। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को, किसके, संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के समक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष, भारत के कानून मंत्री के समक्ष, या फिर भारत के राष्ट्रपति के समक्ष। तो ये जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये क्या कहा गया है इसके लिए? देखिए, आर्टिकल 148 एक के तहत एक कहा गया है कि राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करेगा। ठीक, राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करेगा। सीएजी क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब इसमें कहा गया है 148 एक के अंतर्गत कहा है, लेकिन 151 एक के अंतर्गत कहा गया है। 151 एक के अंतर्गत कहा गया कि सीएजी संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को भारत के समक्ष, किसके? भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। सुन लीजिए आप ध्यान से, देखिए 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करेगा, ये हो गया। 151 एक के तहत क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति जो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इस संघ के प्रतिवेदनों संबंधी, संघ के लिए जो प्रतिवेदन है उनके संबंधी किसी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, लेकिन अच्छा, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष इसे ले जाके प्रस्तुत करेगा, यानी कि पहले सीएजी राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक, लेकिन यदि यही मामला राज्य का होगा, ये तो संघ का था, यदि यही मामला राज्य का होगा तो उसके लिए अनुच्छेद 151(2) के तहत कहा गया है कि सीएजी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उसी राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उसके बाद वो राज्यपाल क्या करेगा कि अपने विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है यानी सीएजी है, संघ के अगर प्रतिवेदन है तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, वो ले जाके संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा, और यदि राज्य संबंधी मामला है तो उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, वो ले जाके अपने विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। पांचवा क्या है क्वेश्चन? कानूनी विषयों पर सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाभिकर्ता, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन देता है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देगा? एडवोकेट जनरल, एजी इसको भी कहते हैं। जो केंद्र के लिए होता है उसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और जो ए है एजी, इसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, ये राज्य के लिए है। ठीक, तो अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, अनुच्छेद 165 के तहत 65 कह लीजिए, ये प्रत्येक राज्य का राज्यपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाला किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। और जबकि अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया था कि वो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा। और यहाँ क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, यानी एजी है, महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। और 165(2) के अंतर्गत कहा गया है, 165(2) के अंतर्गत इसके एजी के कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देगा। और कैसा सलाह देगा? राज्यपाल जो उसे समय समय पर निर्देशित करेगा और उसे सौंपेगा। ठीक, राज्यपाल के द्वारा, और वहाँ पे क्या था? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, और ये किसको? सरकार को सौंपेगा।
और बाकी इसमें अगर एक और दो 165 एक दो हो गया तो तीसरे में इसके पद के बारे में बताया गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? 220, 230, 210 या फिर 250? तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम सदस्य संख्या है वो कितना है? वो 250 है। ठीक। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में देखिए, अगर 250 था तो 238 संघ से और संघ राज्य क्षेत्र से हो गया, 12 राष्ट्रपति नियुक्त करता था, लेकिन मतलब करता, लेकिन वर्तमान में क्या है? 245 है। 245 है। तो इस दशा क्या है इसकी? 245 में क्या होगा कि 200 जो 25 है, 225 ये राज्य के जो विधानसभाएं हैं उनके द्वारा निर्वाचित सदस्य होंगे 225। बाकी जो 8 हैं ये संघ राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र उनके प्रतिनिधियों द्वारा, यानी उनके निर्वाचक मंडल द्वारा या उनके प्रतिनिधियों द्वारा इनको चुना जाएगा 8 को। और उसके बाद जो 12 हैं ये राष्ट्रपति महोदय द्वारा। तो 245 में 225 राज्य की विधानसभाओं द्वारा, 8 जो हैं ये संघ राज्य के जो विधानसभा हैं उनके द्वारा या उनके निर्वाचक मंडल के द्वारा, और जो 12 हैं ये राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि क्षेत्र से इनको इसमें निर्वाचित करेगा या नियुक्त करेगा। और जो इसमें 8 है देख रहे हैं संघ राज्य क्षेत्र का, 1 मिनट काट देते हैं, फिर से देख लेते हैं। देखिए 245 वर्तमान में जो है उसमें हम 3 भाग कर देते हैं। 225 राज्य की विधानसभाओं द्वारा, जो 8 हैं, 8 किसके द्वारा? संघ राज्य क्षेत्र जो हैं उनके द्वारा। संघ राज्य क्षेत्र में कहाँ से लिया जाता है निर्वाचन में इनके लिए? तो देखेंगे ये 3 जगह से, एक पुदुचेरी से, एक पुदुचेरी से, और जो 3 है 3 दिल्ली से, और जो 4 है ये जम्मू कश्मीर से लिया जाता है। ठीक। यानी कि 4 जम्मू कश्मीर से, 3 दिल्ली से, एक पुदुचेरी से, यानी ये 8 लिए जाते हैं सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए। ठीक। और 225 कहाँ से हो गए? राज्य क्षेत्रों से, जो राज्य की विधानसभाएं हैं वहाँ से, और 12 समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है उनको जब वहाँ से संख्या उनकी घटती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। देखिए आप लोग, आपको हम फैक्ट बता रहे हैं, आप लोग या तो नोट कर लीजिए या तो सुनेंगे तो तब भी याद हो जाएगा आप लोगों को। देखिए क्या है, समझ लीजिए, हर एक फैक्ट एक प्रश्न है, समझ लीजिए। जो राज्यसभा का संसद है ये क्या है? ये उच्च सदन है। कौन? जो राज्यसभा है, संसद का ये उच्च सदन है। ठीक। यह एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। ठीक। इसे किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता, ये किसी के द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 प्रतिनिधि प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश लेते हैं और फिर उनका चुनाव होता है। ठीक। इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है। ऐसे ही सब फैक्ट हैं इनके लिए। ठीक है। यह एक अस्थायी सदन है, यह एक उच्च सदन है, यह संसद क्या बोलते हैं, हाँ, यह लोकसभा की तरह भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक। इसके 1/3 प्रतिनिधि प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश लेंगे और फिर उनका चुनाव होगा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक। अगला 8वां, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है
कितना, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो जो केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष है। इस पे आप लोगों को डाउट होगा, इसको देख लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें 2019 में जो संशोधन हुआ है उसमें 3 वर्ष से और 65 वर्ष के लिए कर दिया गया। ठीक, 3 वर्ष या 65 वर्ष के लिए कर दिया गया है, जबकि जो 2005 में संशोधन इसका सूचना के अधिकार संशोधन आया था 2005 वाला, तो उसमें यह 5 वर्ष 65 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में 2019 के जो संशोधन सूचना के अधिकार संशोधन आया 2019 वाला, 2019 वाले में क्या कर दिया गया, 3 वर्ष या 65 वर्ष कर दिया गया। ठीक, इस पर डाउट होगा तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन नंबर 9, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा कथन सही नहीं है। किसके संबंध में, भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित ना। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, जी बिल्कुल होता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, जी बिल्कुल रहता है, यदि राष्ट्रपति उसे न हटाए तो। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राज्यपाल के लिए निर्णय हमेशा राष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता पर सलाह पर राष्ट्रपति लेता है। ठीक, देखिए इसमें प्रावधान कहाँ किया गया इसके लिए, देखिए जगह थोड़ा ले लेते हैं। अनुच्छेद 156 के 1 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद को धारण करेगा कौन, राज्यपाल। और 156(3) के तहत ये 5 वर्ष तक शपथ ग्रहण करने की तारीख से रहेगा, यदि राष्ट्रपति उसे ना हटाए तो। ठीक है, अगला 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आप लोग एग्जाम में सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो प्रश्न पूछा है निगेटिव है या पॉजिटिव। अगर यहाँ टिक लगा देते हैं तो संभावना है कि 1, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका गलत होने से बच जाएगा। क्या पूछा है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये तो सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो यहाँ देखें तीसरा नंबर जो है, ये राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्य नहीं करता है, क्योंकि राज्यपाल को कुछ विवेकाधिकार प्राप्त है। वो विवेकाधिकार के अतिरिक्त जो प्रशासन संबंधी कार्य हैं वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो यहाँ विवेकाधिकार जो राज्यपाल का दिया है, इसलिए इनके जो समस्त शब्द है इसका खंडन करता है। ठीक, इसलिए आपका ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167। कौन है, अनुच्छेद 167 है जो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। ठीक, अनुच्छेद 167 के तहत, ठीक, अनुच्छेद 167 के तहत
मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है, किसका? मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है कि वह राज्य के कार्यों और प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं को जो मंत्रिपरिषद ने निश्चय किया है वो सब राज्यपाल को सूचित करेगा। वो क्या है, इसका कर्तव्य है। भारतीय संविधान में 167 के तहत, अनुच्छेद 167 के तहत इसको रखा गया। ठीक, अगला 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रिट न्यायालय के या न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कौन सी रिट है? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। क्या बोला है? कौन सी एक रिट है जो न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? पहले प्रश्न समझिए आप, क्या बोला है कि ये रिट कौन सी है। यदि किसी न्यायालय में, जो निचला न्यायालय है उसमें कार्यवाही लंबित है, तो उसका उससे ऊंचा वाला न्यायालय है वो इस पर कार्यवाही कर सकता है। ये प्रश्न ये कह रहा है, तो ये क्या होगा? ये प्रोहिबिशन वाला मामला है। कौन? प्रोहिबिशन। ठीक, प्रोहिबिशन वाला मामला है। इसमें क्या, ये क्या कहता है कि यदि जैसे आप सुप्रीम कोर्ट है और कुछ उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट है और कुछ उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, तो उच्च न्यायालय से ये मामला अपने पास ले सकता है, उस पर ये प्रतिषेध भी लगा सकता है अपना। ठीक, यदि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अपने निचली अदालत जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या और उसके निचली जो अदालतें हैं उस पर एक्शन लेके वो मामला अपने पास मंगा सकता है। कौन सा रिट? प्रतिषेध रिट, यानी प्रोहिबिशन लगा के। ठीक, अगला, तो आपका इसमें सही कौन हो गया था? सही आपका इसमें 3 हो गया था, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। अगला क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारों हेतु मुख्य एजेंसी है? कौन है मुख्य एजेंसी वित्तीय विवादों के निपटारों हेतु? सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त मंत्रालय या फिर वित्त आयोग? कौन हो सकता है? तो ये वित्तीय विवादों के निपटारों हेतु मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय होगा। आप डाउट में होंगे, देखिए ये क्या बोला है, विवादों के निपटारों संबंधी मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे, लेकिन संघ और राज्य के बीच जो वित्तीय बंटवारे होंगे, निपटारे और बंटवारे, देख रहे हैं आप, बंटवारे, यदि बंटवारे हैं तो बंटवारा कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। ठीक, लेकिन यदि विवादों का निपटारा है तो ये सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। ये अनुच्छेद 131 के तहत अधिकार दिया गया है कि किसको? सुप्रीम कोर्ट को, विवादों के निपटारों के लिए। ठीक, आर्टिकल 131। और ये वित्त आयोग वाला मामला है तो आप लोग समझ रहे हैं 280 का मामला है। चौदहवां क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? योजना आयोग के, लोक सेवा आयोग के, लोक लेखा समिति के, वित्त आयोग के या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद? तो अभी आप ऊपर देख चुके हैं कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन वित्त आयोग की संस्तुतियों पर किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है। ठीक, योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। क्या कहा गया इसमें? सत्य कथन पूछा है। भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है? जी बिल्कुल नहीं। भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष 2 नंबर, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था
योजना आयोग नहीं है, जबकि यह राष्ट्रीय विकास परिषद है। ठीक, क्या है इसे? राष्ट्रीय विकास परिषद है, न कि योजना आयोग है नियोजन संबंधी मामले में। ठीक, तो आपका इसमें सही कौन सा हो जाएगा? सही आपका इसमें 2 हो जाएगा, बी। ठीक है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग समझ रहे होंगे, क्वेश्चन कम है लेकिन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है पूरा एकदम व्याख्यायित है। अगर हम चाहें तो 50 क्वेश्चन भी ला सकते हैं और फिर टिक मरा के चले जाएंगे। आप लोग उस समय रट लेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन ये क्या है, ये क्वेश्चन आप पढ़े अगर तो उस क्वेश्चन के पूरे समझ लीजिए ऑपरेशन कर दे रहे हैं आप। दोबारा उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यानी कि उसके बारे में सब कुछ जानकारी आप अर्जित कर रहे हैं। आशा है आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद सभी को।